हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जंतुओं और पेड़ पौधों का संरक्षण, है ना। इस चैप्टर के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया। इसमें हमने क्या क्या देखा, बायोडायवर्सिटी क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, हमारे लिए पेड़ पौधों को बचाना जरूरी क्यों है, हमारे लिए जंगलों को बचाना जरूरी क्यों है, जीव जंतुओं को बचाना क्यों जरूरी है ना। ये सभी क्या है, हमारे इकोसिस्टम के पार्ट है। और चीजें होनी चाहिए बैलेंस, वरना फिर तो दिक्कतें आएंगी, बताया था मैंने। और जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं लोग, मैन मेड रीजन क्या क्या है, साथ में अगर हम बात करें तो नेचुरल रीजन उसके क्या क्या है, नेचुरल कॉजेज वगैरह। इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह हमने देख लिए, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान है, और इंसान अपने फायदे के लिए, ठीक है, किन किन चीजों के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमको क्या करना है, जीव जंतुओं की भी रक्षा करना है, पेड़ पौधों को भी बचाना है, वनस्पतियों को बचाना है ना सभी को। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अंश, हाँ वापस एक बार कनेक्ट कीजिए, एक बार सभी बच्चे मुझे बता दीजिए वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, फिर आगे हम क्लास को कंटिन्यू करें जल्दी से। सत्यम, अंश, आयुष, आरव, हाँ जल्दी से एक बार क्लियर कर दीजिए। क्लियर है ना बेटा। फिर आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे स्वाहा कर देंगे, समझिए आज ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। ऑल क्लियर, वेरी गुड। हंस, हाँ वेरी गुड। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए, पिछले क्लास की टेस्ट की रैंक देखनी है या फिर आगे कंटिन्यू करें, जैसा बोलिए। चलिए, आप सभी बहुत दिन से जिद कर रहे थे सर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेकंड चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था उसकी रैंक बता दीजिए। चलिए उसकी रैंक बता दें आपको। सेकेंड चैप्टर की रैंक ये रही बेटा, है ना, देखते चलिएगा, दिख रही है स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं फिर फर्स्ट रैंक किसकी है। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो अर्नव यादव कितने नंबर आए हैं, 75 से 74, 74 आउट ऑफ 75। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, आपकी कौन सी रैंक है, फर्स्ट रैंक, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रैंक। अगर हम सेकेंड रैंक की बात करें तो सेकेंड रैंक किसकी है, मोहित कुमार बनवाल, मोहित कुमार बनवाल। ठीक है, उनके कितने नंबर आए, 71, सेकेंड रैंक है। ठीक है, थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक है आरुष राजक, कितने नंबर आए हैं, 70 नंबर 75 में से। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में रक्षा पंडवार, इनका नाम शायद पिछली बार भी था। ठीक है, इनके भी 70 नंबर आए हैं। ठीक है, फिफ्थ की बात करें तो सोनू शर्मा की फिफ्थ रैंक है, इनके भी 70 नंबर आए हैं। और 70 नंबर वाले और भी बच्चे हैं, लेकिन जिन्होंने कम समय लिया उनकी रैंक हो गई ऊपर। तो इसी तरीके से आप सभी बच्चों को भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है ना। जो टॉप 5 में बच्चे आए उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरीके से आपको आगे भी टेस्ट में परफॉर्म करना है। और बाकी जिन बच्चों के नंबर कम रह गए या किसी कारणवश किसी किसी बच्चे का टेस्ट सबमिट हो गया गलती से, तो याद रखिए नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करनी है। और जिनके नंबर कम हो गए उनको और मेहनत करना है और अपनी रैंक लेकर आना है, अच्छे नंबर लेकर आना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। मान चलिए ठीक ठीक है, टेस्ट में आपकी रैंक नहीं आई, लेकिन उन क्वेश्चंस को याद रखिए जो मैंने आपको कराया है प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट में, उसका फायदा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मोहित, अच्छा आप ही की रैंक है क्या ये, हाँ मोहित कुमार नाल, बहुत बहुत बधाई बेटा। चलिए ठीक है अंश, हाँ कल, हाँ दे सकते हैं बेटा, विनय सूर्यवंशी टेस्ट दे सकते हैं। और कल आपको क्या है, मैं थर्ड चैप्टर की प्रैक्टिस सीट दे दूंगा कल शाम को। तो कल शाम को आपको प्रैक्टिस सीट सॉल्व करनी है, शाम को मिलेगी तो रात तक उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के बेस पे फिर क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट में, कब, संडे को। इसके बाद क्लास होगी मंडे को। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कल आपको थर्ड चैप्टर की प्रैक्टिस सीट मिलेगी। और बाकी जो चैप्टर, अगर किसी जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, बाकी जो पुरानी क्लासेस है उसको देख के धीरे धीरे कवर करना है। और आपको ऐसा नहीं नेक्स्ट चैप्टर का ही टेस्ट देना है, पहले आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए, पुरानी क्लासेस को कवर कीजिए और इस तरीके से फिर टेस्ट देना है आपको, है ना। चलिए, कल कल टेस्ट नहीं मिलेगा बेटा, कल प्रैक्टिस सीट, देन संडे को टेस्ट मिलेगा। चलिए अब आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। कहां पहुंचे थे, प्रोटेक्टेड एरिया में पहुंचे थे, आरक्षित क्षेत्र में। रेडी है ना सभी, चलिए रेडी हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम।
चलिए, मैंने क्या बताया, हमको रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं को बचाना है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है ना? तो अब सरकार द्वारा कुछ तो किया जाना चाहिए। तो सरकार द्वारा क्या हुआ, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जो वाइल्ड लाइफ उनको बचाने के लिए, जो हमारी जैविक विविधता है, जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किए गए, जहां पे जो ये सभी वनों की कटाई हो गई, ठीक है, या फिर शिकार वगैरह हो गया, या एनिमल ग्रेजिंग, जो चराई होती है ना, ठीक है, ये सभी पर रोक लगा दिया गया। पशु जो चरते रहते हैं वो सब पे रोक लगाया गया। मतलब कड़े से कड़े नियम बनाए गए कि यहाँ पे ये सभी चीजें प्रतिबंधित हैं, और जो इंसानी हस्तक्षेप को भी यहाँ पे कम से कम किया गया। मतलब स्थानीय हस्तक्षेप से इन चीजों को अलग रखा गया, क्योंकि इंसान फिर अपने फायदे के लिए चीजों को नुकसान करेगा। ठीक है, उसका युद्ध करेगा इस तरीके से, एक को देखकर दूसरा भी करेगा, इस तरीके से पूरा नुकसान होगा। तो यहां से वन्य जीव, फॉरेस्ट, ठीक है, एनिमल्स, पेड़ पौधे, सबको फिर नुकसान होगा। ठीक है, तो आप देखिए उन्होंने कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया बनाए। ठीक है, तो देखिए उन्होंने सरकार के द्वारा गठन किया गया बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद यहां पे देखिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी स्थापना की गई। इसमें अलग अलग नियम होते हैं कि कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ हद तक आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उस कुछ एरिया में खेती वगैरह, या फिर कुछ जो पशु चर रहे हैं, एनिमल ग्रेजिंग वगैरह, या फिर जैसे आपको जलाने के लिए, फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए, तो कुछ हद तक कहीं पे क्या होता है, ये चीजें पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो कौन से ऐसे एरिया है जहां पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, कहाँ कौन सा ऐसा एरिया है जहां ये थोड़ा बहुत अलाउ है, तो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। तो कौन कौन से हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को क्या कहा जाता है हिंदी में? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं वही, अब बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा, ऐसा कोई छोटी सी जगह नहीं है। समझिए कि इसके अंतर्गत बहुत मतलब बड़ा रीजन है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के एरिया का फैला हुआ बहुत बड़ा सा भाग होता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक एरिया है, जैसे यहां पे एक गार्डन है या एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो उतने को कह दिया गया ये क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नहीं, ये कि बहुत बड़ा सा एरिया होता है जहां पे आप देखेंगे कि जैविक विविधता पाई जाती है। ठीक है, उस क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है कि ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है बहुत बड़ा होता है, उसी के अंदर फिर आपके जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, उसी के अंतर्गत ही तो आते हैं। मतलब समझिए एक बड़ा सा क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये जैसे ये बड़ा सा, ये बहुत बड़ा सा क्षेत्र है। ठीक है, इसको घोषित कर दिया गया, इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि यहां पे देखा कि यहां पे जैविक विविधता पाई जा रही है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उस वन है, जंगल है। ठीक है, तो ये हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है, तो इसकी रक्षा करना है, तो इसे क्या कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। मतलब जहां पे वन संपदा है, इस टाइप का जो वन्य जीव है और पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व, बड़े एरिया को घोषित कर देगा। अब इसी के अंतर्गत कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं, कुछ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये नेशनल पार्क हो गए, ये फिर आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गए बड़ा सा। ठीक है, अब इसमें ही नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रखर कह रहे हैं सर आप अचानक से रुक जाते हैं। नहीं 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 बेटा, समझ में आ गया ना यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब इसमें भी जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें भी अलग अलग जोन होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोर जोन, बफर जोन, संक्रमण क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशन जोन। तो इसमें अलग अलग नियम है कि आप देखिए कि जो हमारा ये
कोर जोन है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। बफर जोन में कुछ हद तक स्थित है। ट्रांजिशन जोन संक्रमण क्षेत्र में, ठीक है। ये सब अलग अलग होते हैं कि यहाँ पे आप जा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप क्या क्या क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो है जैवमंडल आरक्षित है, तो यहाँ पे लोग भी रहते हैं यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत जो है रिजर्व घोषित किया गया है तो वहां पे कुछ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे खेती का भी प्रोसेस होता है, खेती हो रही, यानी जो लोग वहां रह रहे हैं वो पेड़ पौधे का यूज कर रहे हैं, सब्जियां वगैरह, और जंगलों की लकड़ियों का यूज कर रहे हैं। तो कुछ हद तक यहाँ पे अलाउ रहती चीजें, बस हमको क्या करना है, उन संपदा का रक्षा करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि शिकार कर रहे हैं आप जानवरों का, हमें अपनी वन संपदा जो पेड़ पौधे हैं जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, इसके उद्देश्य से घोषित किए गए, ठीक। अब इसमें जो जोन मैंने बताया एक कोर जोन है, ठीक है। कोर जोन क्या है, ये पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, कोई मानवीय हस्तक्षेप, कोई इंटरफेयर नहीं होगा इसमें, मतलब यहां तक कोई नहीं जा सकता, ये जो कोर जोन है, ठीक है। जहां पे देखिए ऐसा होगा कि एक क्षेत्र को क्या कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जहां पे जो मुख्य संपदा है, पेड़ पौधे जीव जंतु है, ठीक है, उस जोन में किसी को जाना ही नहीं है, वहां पे क्या कर दिया गया, बिल्कुल हस्तक्षेप है ही नहीं। इसका बफर जोन है, तो बफर जोन में क्या है, जा सकते हैं, किसके लिए, रिसर्च के लिए, निगरानी रखने के लिए कि कोई यहां है तो नहीं, कोई गलती से चला तो नहीं गया, अपने फायदे के लिए यहाँ की जो वन संपदा है, खनिज है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए कोई अंदर तो नहीं चला गया, मतलब बिना बताए, बिना जानकारी के, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब, और रिसर्च के लिए, कुछ रिसर्च के लिए लोग आते हैं कि अच्छा यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति है, पेड़ों की क्वालिटी कैसी है, यहाँ कौन कौन से जीव जंतु हैं, तो रिसर्च के लिए आते हैं, उनके लिए ये वाला जोन है। और ट्रांजिशन जोन यानी संक्रमण क्षेत्र, तो संक्रमण क्षेत्र ऐसा है जहां जो इंसानों की गतिविधियां थोड़ी बहुत चल सकती है, मतलब कि इसके कुछ एरिया में खेती किसानी वगैरह भी होती है, पशु चरते रहते हैं, ठीक है। जो वहां पे इंसान रह रहे हैं वो यहाँ जलाऊ लकड़ी ले सकते हैं, यहां से ला सकते हैं। हाँ, अब इसी के अंदर ये बड़ा क्षेत्र हो गया, समझिए एक शहर हो गया, मान चलिए एक बड़ा सा शहर है। अब शहर के अंदर, अब शहर के अंदर ही तो होंगे, घोषित कर दिया गया नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बड़ा क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है, ठीक है, देखते हैं। बस देखिए आपके बुक में अगर मैं बात करूं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एक है पंचमढ़ी, क्या है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहां है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसी के बारे में बात की गई है, किसमें, आपके बुक में। लेकिन मैंने आपके लिए लिस्ट रखी है, तो इसको मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, बस आपको एक लिस्ट मिल जा रही है, इसको आप सभी रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लीजिएगा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, ठीक है। बाकी आपके लिए क्या जरूरी है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो देखिए नीलगिरी कहां है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नंदा देवी उत्तराखंड, इसका देखिए नौकरेक मेघालय। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बुक में क्या है, जिक्र किया गया है इसका। एनसीईआरटी की बुक बेटा, देखिए हमको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। और क्लास 8th साइंस की एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम की साइंस ले लीजिए, क्लास 8th एनसीईआरटी, और अगर इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम की, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। उसका कोई भी एक ऐसा पॉइंट भी नहीं है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके देखिए, ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम हो गया। इसके बाद आगे सुंदरवन वेस्ट बंगाल, ये भी याद रखिएगा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल उड़ीसा, इसका डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। इसका देखिए ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी, क्यों, क्योंकि इसका जिक्र आपके बुक में किया गया है, इस बायोस्फीयर रिजर्व का। एग्जाम में जो देखिए बेटा, एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पूछ रहे हैं, तो जो आपके प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं वही पूछे जाएंगे, उससे अलग ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, सुनिए और पढ़ते चलिए, और प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट देते चलिए, कुछ भी नहीं होगा। धीरे 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 देखिएगा, एग्जाम तक पहुंच जाएंगे, साइंस का पूरा सिलेबस भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और सब बना भी लेंगे, और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, देखिएगा, है ना। चलिए इसका देखिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये सिक्किम में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा तो रिकॉर्डिंग देख के। और देखिए कुछ है यहाँ पे, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु एंड केरल। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में
फैला हुआ है। देखिए अचानक मार बायो अमरकंटक मतलब वो उतना बड़ा एरिया, उतने दूर तक एरिया पूरा एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया जिसका नाम है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। ये देखिए कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, तो गुजरात में पूरा जो कच्छ वाला एरिया है जिसको घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व। इसका देखिए कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसका इसके बाद क्या है, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश। और फिर है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लता 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 पटेल सर प्रैक्टिस सीट में कौन सा। बेटा ये बताइए, आपने 2 चैप्टर की प्रैक्टिस सीट दे ली, ठीक है, आप सभी को प्रैक्टिस सीट मिल गई है। अब प्रैक्टिस सीट मिलने के बाद आपने 2 चैप्टर का टेस्ट भी दे दिया। अब आप मुझसे वापस पूछ रही प्रैक्टिस सीट कौन सा, बताइए मैं आपको क्या रिप्लाई करूं, क्या जवाब दूं मैं आपको, है ना। प्रैक्टिस सीट जो दी जा रही बेटा उसको प्रिंट करा सकते हैं, आप प्रिंट करा के रखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए। यहां पे तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वही होती है आपकी प्रैक्टिस सीट। ओके, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए आप क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, और छोटी छोटी चीजें ये देखिए, मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको जानकारी के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कहां कहां कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसके लिए समझ में आ रहा है ना, उसके लिए आपको ये डेटा दिया है, तो आप इसको रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लीजिएगा। बाकी आप देखिए, आप नेशनल पार्क्स की बात होगी, मैंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा हो गया, बड़ा से एरिया, उसके अंदर नेशनल पार्क्स हैं और आपका ये सब है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नेशनल पार्क का उद्देश्य क्या है बेटा, यहां भी क्या करें, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो हमारे वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वनस्पति है, उनका यहां पे क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। यहां कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं है, यह भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया है, आरक्षित क्षेत्र है। यहां पे देखिए ना चराई होगी, ना खेती होगी, किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं होगी। और यहां बिल्कुल बैन है शिकार करना, मतलब अगर आपको देख लिया गया तो आप पर बिल्कुल कड़ी से कड़ी आपको सजा दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ध्यान क्या है, प्राकृतिक अवस्था में संरक्षण करना है। द फोकस इज ऑन प्रिजर्वेशन ऑन इट्स नेचुरल स्टेट, मतलब जिस स्टेट में है नेचुरल स्टेट में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, उसमें ही उनका संरक्षण करना है, ठीक है। जैसे कि जो अपने जैसे शेर है, भालू है, हिरण है, अब वो अपने नेचुरल जो जंगल में है, ठीक है, उस एरिया को घोषित कर दिया गया कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे आप कान्हा किसली नेशनल पार्क आपने सुना होगा, किसने किसने सुना है, ये बताइए कि किसने किसने ये सुना है कि कान्हा किसली नेशनल पार्क, मतलब कि मध्य प्रदेश में जो है कान्हा किसली नेशनल पार्क, किसने किसने सुन रखा है। हाँ प्रखर आर्यन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बुक है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें फोकस कीजिए। हाँ गए होंगे तो वहां पे देखा होगा आपने कि टाइगर लॉयन वगैरह देखिएगा, एकदम से आप सभी जीप में बैठे रहते हैं, आसपास आ जाते हैं ना, तो उनको अलग से ऐसा नहीं कि कैद करके रखा जा रहा है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि अपने प्राकृतिक अवस्था में उनका उसी हिसाब से संरक्षण करना है हमको, समझे, बस ये है कि हाँ गए ना, तो वहां पे ये सभी आप, हाँ ठीक, और बहुत सारे जो नेशनल पार्क वहां तो बिल्कुल प्रतिबंधित है, मतलब इंसानों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इंसान वहां शिकार नहीं कर सकते, यहाँ पे पशु जो होंगे, ठीक है, वो चराई नहीं करेंगे, वहां खेती का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, वहां पर अगर बात होगी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो नेशनल पार्क है वहां इंसानों की गतिविधि, ठीक है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है कि नहीं, तो नहीं है, बस आप नहीं है बताइएगा, ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, तो कुछ जो नेशनल पार्क है उनको देख लें, इंडिया में जो फेमस फेमस है, और याद रखिएगा सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में, कब, 1936 में, और इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, और इसका नाम बदलकर 1957 में क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा कहां है, उत्तराखंड में। इसका देखिए कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, कूनो मध्य प्रदेश में, कूनो भी याद रखिएगा, है ना,
क्योंकि यहाँ पे टाइगर लाए गए हैं ना, इसीलिए याद रखिए गए, इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक। देखिए बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी केवल आपके नॉलेज के लिए है कि आप जाने कि हमारे देश में कहां कहां नेशनल पार्क। उसमें भी मैं कुछ छाट के लाया हूं, बिल्कुल सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट वाले। हाँ क्वेश्चन मैं पूछूंगा बेटा, क्वेश्चन है आगे, घबराइए मत, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पेरियार नेशनल पार्क केरल, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु, अन्नामलाई, नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। सुंदरवंश ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवला देव राजस्थान, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया हुआ है। काजीरंगा ये भी इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ है, असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए कौन फेमस है, काजीरंगा असम, ठीक है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। बेल्टा नेशनल पार्क झारखंड। गिर ये याद रखिएगा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। यहां केवल जो एशियन शेर जो होते हैं, एशियाटिक लॉयन, केवल और केवल यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते विश्व में, ठीक है, याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। इसका देखिए नामदफा अरुणाचल प्रदेश। दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। हाँ असम से हूं इतना तो पता है, अच्छा तब तो अच्छी बात है। सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। साउथ बेटन आइसलैंड नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार। इसका देखिए कंचनजंगा सिक्किम। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। हेमिस सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। इसका देखिए खीरगंगा हिमाचल प्रदेश। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में स्थित। अभी हमने देखा पहले बायोस्फीयर रिजर्व, फिर देखा हमने नेशनल पार्क जहां पे बिल्कुल प्रतिबंधित है सारी चीजें। अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से स्पष्ट है, ऐसे क्षेत्र जहां जानवरों को, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है, संवर्धन दिया जाता है, ताकि उनकी संख्या विलुप्त ना हो, वो रहें, ठीक है। अगर उनके मान के चलिए उनके रहने की हैबिटेट की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है, वो इधर उधर भटकेंगे, ठीक है, उनका शिकार कर लिया जाएगा या उनके पास भोजन की कमी हो जाएगी मान के चलिए, ठीक है, तो उनकी संख्या तो कम होगी, वो विलुप्त होते जाएंगे धीरे धीरे से। तो हमारा लक्ष्य क्या है, उनका संरक्षण करना, उनको बचा कर रखना, क्योंकि वो हमारे बायोडायवर्सिटी की, जैव विविधता की पहचान है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होता है, जो ये क्षेत्र है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखिए अभ्यारण्य यहां पे देखिए गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल अभ्यारण्य ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कुछ हद तक जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, मानव की गतिविधियां हैं यहां पे कुछ हद तक, जैसे कि आप कुछ क्षेत्र है स्टार्टिंग में ही, उसमें आप नॉर्मल लकड़ी वगैरह बीन सकते हैं फ्यूल के लिए, ठीक है। कुछ पैमाने पे हल्की खेती वगैरह का कुछ है, और जो इंसान जो पशु हैं वहां पे चराई कर सकते हैं, एनिमल ग्रेजिंग कुछ हद तक अलाउ होती है, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है, देखिए ऐसे क्षेत्र जहां जानवरों को उनके और उनके आवास किसी भी तरीके से क्या है, उनके और उनके आवास को, मतलब जो उनका रहने की जगह है, और उनको किसी भी तरीके परेशानी से बचाया जाता है। मानवीय गतिविधियों को विनियमित किया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। मतलब जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, पर कंप्लीटली बैन नहीं है, जैसे वहां कंप्लीटली बैन है, कहां, नेशनल पार्क में। चलिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इंडिया में, उनके बारे में भी थोड़ा देख ले। उनके बारे में भी, वाइल्ड लाइफ मतलब नहीं जाने बेटा, देखिए वाइल्ड एनिमल मतलब कि जंगली पशु, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, मतलब कि बताइए क्या है, वन्य जीव, ओके। अब देखिए इसके बाद देखिए आगे हम कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूंगा, बाकी मैंने बहुत सारी आपके लिए, ठीक है। कोलेरू बर्ड सेंचुरी का है आंध्र प्रदेश। इसका देखिए पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा। कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। घाट क्या है, घाट प्रभा बर्ड सेंचुरी कर्नाटक। गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश। ग्रेट इंडिया बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र। इसका देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए भीतरकर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा। इसके बाद है हरिके लेक बर्ड सेंचुरी पंजाब। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु।
हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। कहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इनमें से बस आपको मैंने जो डेटा है एक्स्ट्रा दिया है ताकि आपके पास नॉलेज रहे, बस, है ना। बाकी जो आपके लिए जरूरी होगा, जो चीजें डिस्कस हैं, जो चीज मेंशन है आपके एनसीईआरटी के बुक में, उस पर बेस्ड नया कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, उसी पर बेस्ड ना, कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिए। बाकी जितनी भी चीजें अलग से आएंगी मैं बताने के लिए हूं, मैं सब समझा रहा हूं, बस ध्यान से प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट, बार बार बोल रहा हूं ये बात, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर नाम से ही लग रहा होगा ना कि टाइगर के लिए कुछ प्रोजेक्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल, देश में टाइगर यानी कि बाघ की संख्या लगातार कम हो रही थी, बाघों की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसे बाघों को संरक्षण देने के लिए, बाघों की जो प्रजाति है, जो उसके स्पीशीज है, वो समाप्त ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ठीक है, जहां उनको संरक्षण दिया गया, उनकी देखभाल की गई और उनके आहार की व्यवस्था, उनके हैबिटेट की व्यवस्था की गई, जिससे उनकी संख्या में कमी ना आए। और अभी देखिए, अभी लगातार बाघों की संख्या में, टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, मतलब बाघ से रिलेटेड, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी स्टार्ट किए गए, जहां बाघों को संरक्षित किया जा रहा है, बाघों को, ठीक है, बाघों के आहार की व्यवस्था की जा रही है टाइगर की। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर है। देखिए प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर ऑन 1 अप्रैल 1973 फ्रॉम द जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। मतलब ये जो टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व की स्थापना कहां से हुई? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ। तो जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व, वो पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया का। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड विद द एम ऑफ रिवाइविंग एंड रिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, बाघों की जो आबादी है, घटती आबादी है, उनको वापस लेके आना, पुनर्जीवित करना। ठीक है, जो उनके जैसे अब उनको संरक्षण दिया जा रहा है, धन दिया जा रहा है, उनके आहार की व्यवस्था की जा रही है, फिर उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर उनको वो भी बड़े हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे हो रहे हैं, इस तरीके से बाघों की संख्या को जा रहा है। मान चलिए उनके संरक्षण नहीं दिया जाता, उनका शिकार हो जाता, ठीक है, वो इसी तरीके से भटकते रहते, उनके लायक उपयुक्त जलवायु नहीं होती, ठीक है, उनके लिए रहने के लिए आवास नहीं होता, ठीक है, जंगलों की कटाई कर दी जाती है। अगर इंसान ध्यान नहीं देते तब तो इनकी संख्या में पूरी तरीके से कमी आ गई। तो उसे देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया से। ठीक है, क्लियर? हाँ, अभी भी प्रोजेक्ट टाइगर चालू है बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर चालू है। चलिए अब देखिए कुछ टाइगर रिजर्व हैं। कुछ टाइगर रिजर्व क्या कहते हैं? बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है। बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो आप देख सकते हैं, देखिए नागार्जुन सागर, श्रीलम, जो आपका टाइगर रिजर्व, इसे मतलब समझिए ये नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या फिर आपके वन्य जीव अभ्यारण्य टाइप के होते हैं, उसी को क्या है, वहां पे टाइगर का अगर हम उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके आहार की, उनके आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या है, टाइगर रिजर्व कह देते हैं। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। इसका देखिए मुडुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है टाइगर रिजर्व। ठीक है, उनकी स्थापना कब की गई ये भी लिखा हुआ है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। इसका देखिए कार्बेट टाइगर रिजर्व जो बताया ना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसके साथ स्थापना हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की 1973। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। इंद्रावती छत्तीसगढ़। पेरियार केरल। बुक्सा वेस्ट बंगाल। बांदीपुर कर्नाटक। मानस असम। मानस देखिए नेशनल पार्क भी है असम में, तो वहीं पे क्या है, एरिया में बाघ को आरक्षित किया गया है, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब कि टाइगर रिजर्व है वहां पे, तो उसको मानस टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व, इसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहां देखिए जो बड़ा सा हमने देखा था ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि जैसे जो एक बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंतर्गत आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कैसे आते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन किया गया है, इस बारे में बताया गया है
कि बच्चों को घुमाने ले जाया गया। ठीक है, ये पूरी कहानी को कुछ इस तरीके से समझाया गया कि बच्चों को ले जाया गया है कहां, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में घुमाने ले गया। तो जो ये पूरा एरिया है बेटा, ये पूरा एरिया क्या है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा सा होता है, बड़ा सा क्षेत्र। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ही देखें तो इसके अंदर ही हम देखेंगे, ये देखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसी के अंदर नेशनल पार्क जो कहां, मध्य प्रदेश में। ये जो क्या है, पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहां है, ये मध्य प्रदेश में है। तो अब इसी के अंदर आप देखेंगे कि क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है ना। इसके बाद और देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे पचमढ़ी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। इसका देखिए यहाँ पे तावा रिजर्वियर है, आरक्षित क्षेत्र है ये भी। इसके बाद आप यहीं देखेंगे, देखिए बोरी सेंचुरी है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब समझिए ये बायोस्फीयर रिजर्व है, बड़ा सा ये क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत नेशनल पार्क्स भी आ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ रही है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, एक बार जल्दी से बोलिए कि सर जी क्लियर है। आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां है, वो कहां है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही है। आपसे पूछा जाए कि बोरी सेंचुरी कहां है, तो आप बिल्कुल बताएंगे अभ्यारण्य कहां है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका पंचमढ़ी सेंचुरी कहां है, अभ्यारण्य कहां है, वो भी मध्य प्रदेश। इसका देखिए तवर रिजर्वियर कहां है, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये आपके बुक में ये डिस्कशन किया गया है। चलिए आगे बढ़े हम। अब देखिए कुछ चीजें याद रखिए, है ना, कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल, ठीक है, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, कहां है ये, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये। सबसे बड़ा कौन सा है बताया, हेमिस नेशनल पार्क, जो कहां स्थित है, लद्दाख में, याद रहेगा सभी को, लद्दाख में। ये किस लिए फेमस है, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटा कहां है, सबसे बड़ा कहां है। और विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है जो तैरता हुआ पूछा गया, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तो क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहां स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। कहां, लोकटक झील में, लोकटक लेक में स्थित है, मणिपुर राज्य में, केबुल लामजाओ। और देखिए आपको याद रखिए, ये आपको याद होना चाहिए कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क क्या है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट कर दिया गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि जिम कार्बेट यहाँ के क्या थे, संरक्षणवादी थे, प्रकृतिवादी थे। ठीक है, यही मतलब वो वर्क करते थे। चलिए अब बताइए, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी 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 बताइए, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। सर दुनिया से अगर टाइगर ही विलुप्त हो जाए, देखिए किसी ऐसा नहीं हो रहा कि एक विलुप्त हो गया तो इससे कुछ होने वाला है, होगा, लेकिन धीरे धीरे सभी विलुप्त होते जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब फूड चेन डिस्टर्ब हो गई बेटा, तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। तो हमको क्या है, सभी जो एनिमल्स है उनका संरक्षण करना है। ठीक है, आपको देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो कहीं नहीं है, लेकिन वो चीजें आपको नेशनल पार्क्स में देखने को मिलती है। ठीक है, वो इंडेंजर्ड कंडीशन में है, लेकिन वो चीजें आपको नेशनल पार्क में दिख रही है, क्योंकि उनको वहां संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, उनकी प्रजातियां वहां डेवलप हो रही हैं, बढ़ रहे हैं आगे, परिवार उनका। हाँ ठीक है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर बेटा क्या होते हैं, टाइगर जब जाते हैं तो उनको चील नोच कर खा लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वो टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका देखिए, जूलॉजिकल पार्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जू जिसे चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है, तो चिड़ियाघर का उद्देश्य क्या रहता है बेटा, यहाँ शिक्षा के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए भी, मनोरंजन के लिए, रिसर्च के लिए क्या है, जीव जंतुओं को, पक्षियों को रखा जाता है।
ठीक है, यहाँ पे केवल आपको देखेंगे ऐसा ही स्थान है जहां पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती है, जिन्हें एक सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है, उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनको भोजन दी जाती है। और इंसान यहाँ मनोरंजन के लिए भी आते हैं कि देखने के लिए कि देखिए अलग अलग प्रजाति के यहाँ सांप देखने को मिलेंगे, अलग अलग पक्षियां देखने को मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगी, अलग अलग आपको हिरण मिलेंगे, हिरण के प्रकार देखने को मिलेंगे, बारहसिंघा, नॉर्मल हिरण, चीतल, ठीक है, वहां देखेंगे। वहां मतलब एक उद्देश्य रहता है मनोरंजन के लिए, ठीक है। कुछ वहां पे अनुसंधान रिसर्च वर्क के लिए आते हैं, ठीक है, और उनको भोजन की उचित व्यवस्था तो उनके लिए की जाती है। मतलब उनको क्या किया जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाता, मतलब वो जहां रहते हैं नेचुरल, उनको वहां से कहीं और लेकर आया जाता है। उनको देखिएगा पिंजड़े में ऐसा रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, ठीक है। जो टाइगर वगैरह है या फिर सांप वगैरह को एक उनके लिए अलग से घर होता है, जिसको अलग से प्रोटेक्टेड सब तरफ से बंद कर दिया जाता है। फिर आप सभी वहां देखने जाते हैं। कौन कौन जू में गए हैं जरा बताइए, कौन कौन जू में गए हैं? नहीं, डायनासोर बेटा, ड्रैगन्स, ड्रैगन्स नहीं बेटा, डायनासोर वगैरह ये सब पूरे तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट में आ चुके हैं, है ना। हाँ बिल्कुल गए हैं चिड़ियाघर, तो गए तो होंगे बिल्कुल। हाँ वेरी गुड। वेस्टर्न ग्रीन लांबा, या सांप की बात कर रहे हैं क्या? ठीक। अब देखते हैं हम स्पेसीज देखते हैं, यानी प्रजाति क्या होती है बेटा, ठीक है। तो प्रजाति सिंपल से ऐसा समझिए कि एक प्रकार के जीव का समूह है। समझ में आ रहा है? जैसे प्रजाति की बात होती है, स्पेसीज की बात होती है, क्या है ये? तो ये क्या है, एक प्रकार के जीव का समूह है। जैसे तितली है तो तितली की जैसी प्रजाति, अब ऐसा तो नहीं होगा, एक प्रकार के जीव का क्या है, ये समूह है। जैसे डॉग्स है, या फिर जैसे मैं गाय का एग्जांपल दूं, जैसे जर्सी गाय है और देसी गाय है, तो ये क्या है, एक ही प्रजाति की है ना, गाय है। लेकिन अगर मैं बात करूं भेड़, ठीक है, सिर्फ भेड़ की बात करूं और बकरी की बात करूं, दोनों अलग अलग प्रजाति है। तो यहां पे सिंपल सा मतलब है, स्पेसीज का मतलब है प्रजाति, समान जीवों का एक समूह है जो आपस में रहते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। वहां पे आप रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस करते हैं और उन्हीं की तरह दिखने वाले उनके बच्चे पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है ना? उनमें विशेषताएं भी समान प्रकार की पाई जाती है, दिखते भी सेम है और किसी विशेष स्थान पे वो रहते हैं। समझ में आ गया? इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसीज, यानी कि प्रजाति हम उसे कहते हैं। ये अपनी प्रजाति के सदस्य, मतलब अपने जैसे जो दिखने वाले हैं, सेम टू सेम, ठीक है। जैसे तितली है तो तितली, जैसे मैंने बताया गाय, जर्सी गाय है तो आपका एक और मैंने गाय कौन सा लिया, देसी गाय का एग्जांपल लिया। तो ये जो होता है अपने प्रकार, जो अपने प्रजाति की, अपनी जाति के जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जो जीव हैं, उन्हीं के साथ ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और आगे संतान कर सकते हैं, अलग नहीं है, ठीक है ना। इन्हें हम कहते हैं प्रजाति, प्रजाति। अब जैसे देखिए यहां पे दिख रहा है ये पेंगुइन है, ठीक है, तो ये देखिए अलग है, ये पेंगुइन है तो इसमें लिखा है ये उनकी इसका नाम है, ठीक है। टिग्रस है, टाइगर है, ठीक है, पैंथेरा टिग्रस, ये उनकी प्रजाति है, किसकी, टाइगर की, ठीक है। देखिए तितली की प्रजाति है। इसी तरीके से यहां पे हमको चीजों को समझना है। अब कुछ प्रजातियां हैं जो क्या हो रही है, समाप्त होते जा रही है, कुछ पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, कुछ बिल्कुल डेंजर में है कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। कुछ ऐसी स्पेसीज है वो क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। आयुष कह रहे हैं सर 1987 में डॉली द शिप, डॉली नाम की भी का क्लोन किया गया था। अच्छा ठीक, तो हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्पेसीज इन इकोलॉजिकल स्टडी, मतलब पारिस्थितिक अध्ययन में प्रजातियों के प्रकार जरा देखें। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडेमिक स्पेसीज, मतलब कि विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, कहने का मतलब जो प्रजाति, ठीक है, जो स्पेसीज किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज, मतलब विशेष क्षेत्र में, किसी स्पेशल क्षेत्र में, ठीक है। तो पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज या प्रजाति जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, जो किसी क्या है, किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज। और उस क्षेत्र के बाहर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलेंगी, नेचुरली रूप से नहीं मिलेंगी वो, हाँ हो सकता है वहां से ले जाया जाए तो अलग बात है,
लेकिन वो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। हाँ, भले उनको दूसरे उद्देश्य से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए तो वो अलग बात है, किसी विशेष क्षेत्र में, सिंपल सी बात। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज दोस स्पीसीज प्लांट एनिमल विच आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन एनीवेयर एल्स। अब देखिए हमारे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहां भी कुछ होंगी इंडेमिक स्पेसीज। ठीक है, इंडेमिक स्पेसीज यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होंगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे साल और जंगली आम, मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पे पेड़ पौधों की स्पेशल प्रजातियां। ठीक है, मतलब विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, पेड़ पौधों की, जीव जंतु की, सबकी यहां बात हो रही है। ठीक है, तो साल और जंगली आम यहाँ की क्या है, विशेष क्षेत्रीय इंडेमिक स्पेसीज है। इसका देखिए, ये तो किसकी बात हो गई, फ्लोरा की बात हो गई। आपको पता है ना, पेड़ पौधे, फ्लोरा, फ्लावर, फूल, प्लांट्स बताए थे ना, मतलब कि वनस्पति जात, विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात, इंडेमिक फ्लोरा। इंडेमिक ऑफ फौना में देखे जो जीव जंतु। ठीक है, तो देखिए बाइसन, या इसे नॉर्मल विसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाइसन हो गया। इंडियन जायंट क्या है, स्क्वायरल, मतलब कि विशाल गिलहरी, बड़ी जिसकी पूंछ होती, बड़ी सी गिलहरी। ठीक है, और एक उड़ने वाली गिलहरी। ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायर। ये सभी क्या है, ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां के क्या है, इंडेमिक स्पेसीज है। मतलब कि अब उसको दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, इंडेमिक फ्लोरा यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, और फिर एक फौना यानी जो एनिमल्स हैं उनकी बात हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा घबराइए मत। अब तो याद रखिए, ये याद रखिएगा, इंडेमिक स्पेसीज मतलब क्या है, विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में, इसके बाहर वो नेचुरली रूप से नहीं मिलते। हो सकता है ले जाया जाए अलग से, अलग बात है, लेकिन नेचुरली नहीं मिलते। चलिए और देखें, फिर और भी देखें हम कुछ जो विशेष क्षेत्रीय इंडेमिक स्पेसीज हैं। जैसे नीलगिरी तहर, ये केवल किस में मिलती है, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगी। कहा, वेस्टर्न घाट में। इसका देखिए लॉयन टेल्ड मकाक, लॉयन टेल्ड मक, ठीक है, तो ये कहा है, पश्चिमी घाट में दुर्लभ वानर है। इसके बाद इसका देखिए अंडमान टील हिरण, मतलब अंडमान टील जो डियर है वो केवल अंडमान द्वीप में देखने को मिलेगा आपको, वहां का स्पेशल है, मतलब कि स्पेसिफिक एरिया मिलता है वो, बाकी अलग एरिया में उसको ले जाया जा सकता है लेकिन मिलता नहीं वहां पे नेचुरली। ठीक है, सलीम अली का फलाहारी क्या है, चमगादड़, सलीम अली फ्रूट बेड अंडमान में। उसी प्रकार देखिए, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियन शेर यानी कि एशियाटिक जो लायन है, एक इंडेमिक स्पेसीज है, मतलब कि एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। मैंने आपको बताया स्पीसीज है जो केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां है, गुजरात राज्य में स्थित है, वहां पाई जाती है। बोलिए क्लियर है, बोलिए एक बार जल्दी से, क्लियर है। क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, देखिएगा आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, घबराइए मत। इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है ना, चलिए देखिए, इतने सारे क्वेश्चन है, बस आप घबराइए मत, धैर्य से शांति से सुनते चलिए मुझे। ठीक है, ये हो गया इंडेमिक, मतलब विशेष क्षेत्रीय। अब देखिए इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडेंजर्ड, इसके बाद आगे देखेंगे, इसका देखिए वनरेबल स्पेसीज देखेंगे। ठीक है, इंडेंजर्ड जो स्पेसीज है उनके बारे में देखें, मतलब संकटापन, जिनकी जो संख्या है एक निर्धारित स्तर पर कम होती जा रही है, मतलब एक रेट से कम होती जा रही है लगातार। देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग एंड दे मे बिकम एक्सटिंक्ट। एक निर्धारित स्तर पर उनकी संख्या कम होती जा रही है और वो धीरे से विलुप्त हो सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज। संकटापन, यह संकटग्रस्त जंतु। ठीक है, या प्रजाति, इसको जंतु की जगह प्रजाति कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ एशियन एलिफेंट है, अफ्रीकन लायन, मतलब समझिए इनकी संख्या में लगातार एक निर्धारित रूप से क्या, और इनकी संख्या डिक्लाइन हो रही है, संख्या घटती जा रही है। ठीक है, और ये धीरे से विलुप्त हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें एशियन एलिफेंट है, एशियाटिक लायन है, नीलगिरी तहर है, रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, गंगा रिवर। अच्छा बताइए कि अपना नेशनल एनिमल कौन सा है, कोई बता पाएगा? जल्दी से बताइए, कंगारू कौन बोल रहा है, अर्णव? हमारा अपने देश का नेशनल एनिमल कौन सा है, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी।
अभी तक किसी, हाँ अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, और बोलिए। रॉयल बंगाल टाइगर, अभी तक किसी बच्चे ने रॉयल बंगाल टाइगर नहीं लिखा ना। रॉयल बंगाल, हाँ बहुत बढ़िया, अर्नब ने लिखा, बहुत बढ़िया, रॉयल बंगाल टाइगर। इसे गंगा रिवर डॉल्फिन भी क्या है, ये इंडेंजर्ड स्पेसीज में आएगा। रेड पांडा, ब्लू व्हेल, और साथ के साथ ही साथ आपके बुक में भी कुछ चीजें मेंशन है, उसको इग्नोर करना बिल्कुल नहीं है ना। संकटापन जो वन्य जंतु है, जैसे काला हिरण, ठीक है, ब्लैक डियर हो गया, श्वेत आंखों वाले हिरण, सफेद आंखों वाले जो हिरण है, इसका हाथी हो गए, सुनहरी बिल्ली हो गई, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, इसके बाद है कच्छ के मगरमच्छ, इसका अजगर, गेंडा, ये सभी क्या है, वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित है। मतलब ये संकटापन है, मतलब इंडेंजर्ड में इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन इनको संरक्षण दिया गया है कहाँ, सुरक्षित और संरक्षित है कहाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में है ये, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो उनकी संख्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी धीरे से, मतलब वो विलुप्ति की कगार पे आ जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज विल आल्सो कम, अब आएंगे तो बात की बात है, लेकिन उनकी अब देखा नहीं जा रहा, उनको पूरी तरीके से वो गायब हो चुके हैं, ठीक है ना, इनको पूरी तरीके से विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब देखिए एक और, वनरेबल स्पीसीज, मतलब कि अति संवेदनशील, वल्नरेबल स्पेसीज, अति संवेदनशील, मतलब इनकी संख्या भी घट रही है, लेकिन ध्यान ना दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये इंडेंजर्ड हो जाएंगे, तो समझिए एक लेवल नीचे हैं, किनसे, इंडेंजर्ड से। इंडेंजर्ड क्या है, उनकी संख्या में निर्धारित रूप से कमी आती जा रही है, और वो एक समय में विलुप्त होने की पूरी संभावना है, जबकि इसमें क्या है, इनकी संख्या घट रही है। अगर ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया जाएगा तो इनकी संख्या को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये भी किस तौर पहुंच जाएंगे, इंडेंजर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल, डुगोंग्स, लायंस, पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, रेड सैंडलवुड, यानी कि जो लाल चंदन की लकड़ी होती है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आपको याद नहीं करना है कि कौन सा क्या है, ये सब बस नॉर्मल समझिए डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है। वनरेबल का ऐसा बेटा अति संवेदनशील, कहने का मतलब यह है कि इनकी संख्या में भी कमी आ रही है, लेकिन उस हद तक नहीं आ रही है जितनी इंडेंजर्ड में आ रही थी। इंडेंजर्ड का एक है कि एक निश्चित अनुपात में उनकी संख्या घटती जा रही है एक निर्धारित स्तर तक, है ना, लेकिन इसमें कमी आ रही है, कहीं पे अभी देखने को मिल रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया, अगर ध्यान दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी किस ओर पहुंच जाएंगे कि एक निर्धारित रूप से संख्या घट रही है और ये विलुप्त हो जाएंगे, इस कगार पे पहुंच जाएंगे। मींस ये संकटापन जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे, लेकिन अगर इन पे ध्यान दिया गया तो ये नॉर्मल रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब विलुप्त प्रजातियां, जो क्या है, जो प्रजातियां अब अस्तित्व में नहीं है, जिन्हें जीवित रूप में अब देखा नहीं जाता, जो जीवित रूप में नहीं मिलती। कई बार क्या होता है, उनके अवशेष मिल जाते हैं, ठीक है, जमीन के नीचे दबे हुए, जैसे डायनासोर के मिल जाते हैं अवशेष, उस पर रिसर्च होता है कितना साल पुराना है, ठीक है, तो जीवित रूप में नहीं मिलते अब ऐसी प्रजातियां जो जीवित रूप में नहीं मिलेगी, जैसे डोडो हो गया, कैस्पियन टाइगर, डायनासोर, और कुछ जो ऐसे विलुप्त जो प्रजातियां हैं जो भारत से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे देखिए भारतीय चीता, एशियाटिक चीता, भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब जो चीते लाए जा रहे हो, कहां से लाए जा रहे हैं, अफ्रीका से। जो क्या है, एशियाटिक जो चीता है वो भारत से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। इसका देखिए पिंक हेडेड डक, उत्तर भारत और बांग्लादेश में पाई जाने वाली दुर्लभ बतख, ठीक है। इसका देखिए, इसके बाद देखिए ओक कुंज, हिमालयन कोयल जो है उत्तराखंड में अंतिम बार 1876 में देखा गया था। इसका देखिए यहाँ पे क्या है, जावन राइनोसोरस, भारत में अब क्या है, भारत में विलुप्त है, केवल इंडोनेशिया में है। तो ये सब डेटा आपको याद नहीं करना, बस बेसिक आपको याद रखना है इसका मतलब क्या है, विलुप्त होने का मतलब क्या है, पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं है, अब जीवित रूप से इन्हें नहीं देखा जाता, ठीक है। हाँ प्रखर, बस मैंने देखिए आपके बुक्स में ये सब चीजें नहीं है, जैसे कि कुछ स्पेसीज के बारे में पढ़ना है लेकिन अलग से एग्जांपल्स नहीं है, बस मैंने आपको कुछ समझाने के लिए ये रखे हैं। बाकी आपको ये जरूरी नहीं है कि ये सब पूरा आपको याद रहे, ठीक है। बस आपको समझिए डायनासोर, डायनासोर अब नहीं दिखते, जीवित रूप से नहीं मिलते ना,
नहीं मिलते, तो ये क्या है, विलुप्त है। बस समझने के लिए बताया मैंने, है ना। जैसे इसमें वन में क्या है कि जो कम हो रही संख्या लेकिन ध्यान नहीं दिया जाए तो वो इंडेंजर्ड में पहुंच जाएंगे। इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, एक निर्धारित दर से उनकी संख्या में डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कौन सा है, ये इंडेमिक स्पेसीज में विशेष क्षेत्र, जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनसे कहा जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। रेड डेटा बुक, किसको इसको पता है रेड डेटा बुक के बारे में? रेड डेटा बुक क्या है, एक बुक है समझिए, ठीक है। इस बुक में क्या है, जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, सिंपल सा याद रखिए। याद रहेगा, वह पुस्तक जिसमें सभी जो इंडेंजर्ड संकटापन्न जो स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसकी देखरेख करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनकी देखरेख करती है, उनके लिए संगठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स किसे कहा जाता है, प्रवासी पक्षी किसे कहा जाता है, बताइए प्रवासी पक्षी किसे कहा जाता है? प्रवासी पक्षी सिंपल समझिए, क्या होता है कि जैसे कि जो पक्षियां दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरी जगह आ जाती, दूसरे देश से उड़ते हुए हमारे यहाँ गई, दूर बहुत दूर आ गई सफर से, क्योंकि वहां की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, एक निश्चित पीरियड में, एक निश्चित समय में उनके लिए सही नहीं होता, उनके ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके रहने के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं होती, इसलिए वो उस क्षेत्र को एक स्पेसिफिक टाइम में छोड़कर किसी और क्षेत्र में आ जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में अपने ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने जीवन के लिए वो क्या है, आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे वो रहे वहां की जलवायु उस पर्टिकुलर टाइम में उनके लिए उपयुक्त नहीं होती, ठीक है। वही चीजें लिखा होगा, जलवायु में परिवर्तन के कारण, जलवायु में परिवर्तन कारण, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज देयर क्लाइमेट चेंज, दे फ्लाई फॉर, ठीक है, अपने मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण, मतलब कि अचानक से शीत, बहुत ज्यादा कोल्ड के कारण, ठीक है, उनका जीवन यापन के लिए अनुकूल कंडीशन नहीं होती, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इसलिए वो अपने जीवन के लिए लंबी यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाते हैं, उन्हें क्या जाता है, प्रवासी पक्षी, ठीक है ना। जैसे कि साइबेरियन जो क्रेन होती है, देखिए साइबेरियन क्रेन होती है, वो साइबेरिया से यहां आ जाती है उस पर्टिकुलर टाइम में, बाकी हमेशा वही रहती है, लेकिन उस समय में क्या है, उनके लिए जो जलवायु होती है उनके जीवन के लिए उतनी होती है, वहां शीत कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया ना, ये होती, इन्हें कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब बताइए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है बेटा? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है? पेपर को रिसाइकल करना, मतलब कागज को पुनः चक्रण करके वापस यूज में लेकर आना, ठीक है। आप सभी कॉपी बना रहे होंगे, अभी कॉपी में लिख रहे होंगे, पेन से लिख रहे होंगे ना, तो ये जो पेपर बन रहा है किससे बन रहा है? ये लकड़ी से बनता है बेटा, लकड़ी की छाल से, बांस जो होता है, बांस की जो लेयर होती है उससे बनता है। उसको बनाने में भी समझिए वाटर का उपयोग होता है, एनर्जी लगती है, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। अब लगातार आप बताइए, आपने एक पेज लिया, थोड़ा सा पेन से लिखा, वापस खत्म कर दिया, दूसरा पेज लिखा, ऐसा अगर वेस्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पेपर चाहिए आपको तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। जितने पेपर चाहिए, रफ कॉपी, नॉर्मल कॉपी, तो कहां से बने, पेड़ों के जो छाल से, पेड़ों से ही तो बन रहे हैं, पेड़ों के कटने के बाद। तो हमको क्या करना है, अब इन पेपर का दोबारा यूज करना है, मतलब कि उनका रिसाइकलिंग करना है, पुनः चक्रण करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये डेटा याद होना चाहिए कि 1 टन कागज का उत्पादन करना है, पेपर बनाना है, तो 17 वृक्ष यानी कि 17 पेड़ काटे जाते हैं, पूरी तरीके से विकसित, मतलब पूरी तरीके से बड़े हो चुके 17 पेड़ काटे जाते हैं। समझ में आ रहा है? 1 टन अगर आपको पेपर बनाना है तो 17 वृक्ष काटे जा रहे हैं, बताइए। तो आपको भी थोड़ा क्या करना है, पूरी तरीके से अच्छे से पेज में लिखना है, ज्यादा ऐसा नहीं करना है। हम मतलब समझिए कि धीरे धीरे करके 1-2 पेज भी बचा लेंगे तो उस पेज का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो पेज हमको बनाना है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल लिख दिया। तो अब उनको रिसाइकल करना है, मेन क्या है, रिसाइकल करना है। रिसाइकल कैसे होगा? रिसाइकल का मतलब क्या है कि जैसे ही रिसाइकल का प्रोसेस क्या होता है, ये आपका पेज है, ये लाइंस है, इसमें आपने क्या स्याही से लिखा है, ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, चीजें लिखी है, तो अब उसमें से क्या है, पहले स्याही को हटाया जाता है, स्याही को हटा दिया जाता है उसमें मेथड से। इसके बाद फिर उसको पूरी तरीके से वो कर दिया जाता है, भूसा की जैसे बना दिया जाता है,
ठीक है, मतलब पानी पूरा गला दिया जाता है, इसके बाद फिर उसकी लेयर बनाई जाती है, लेयर बना के फिर से पेपर का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें देखिए पानी की भी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, केमिकल की भी जरूरत पड़ती है। तो आप थोड़ा बहुत भी पेज बचाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा तो कम होगा ना, धीरे धीरे तो आपको पेज बचाने हैं, मतलब आपके एक पेज या दो पेज बचाने से होगा कुछ नहीं, लेकिन सभी अगर ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगी, पेड़ों की जो कटाई होगी जो है कुछ हद तक बच जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? रिसाइकलिंग करना है मतलब कि उस पेपर का, आप देखिए उस पेपर में जो लिखा था उससे वापस से अच्छा सा पेपर बन गया, ठीक है, फिर से उस पेज का भी यूज कर सकते हैं, पेज खाली बिल्कुल अच्छे से बन गया, फिर से मतलब समझिए 6-7 बार आप रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बाद वो रिसाइकल के लायक नहीं रहता अगर उस पेज में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या है, जो पेपर है जो है उसका रिसाइकल करना है। समझ में आया? क्या क्या किया जाता है, पेपर को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी सफाई की जाती है, उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है, नए कागज के रूप में तैयार किया जाता है, उसमें स्याही से हटाई जाती है। ठीक है, फिर उसको बिल्कुल इस तरीके से उड़ के वापस से लेयर में आ जाता है, प्रोसेसिंग करके पेपर के रूप में वापस जनरेट किया जाता है। फिर से क्या होता है, फिर से पेपर हुआ, फिर से वही प्रोसेस, इस तरह 6-7 बार उसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिए, रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? पुनर्वनरोपण, मतलब कि जिस स्थानों पे पेड़ों की कटाई हुई है वहां वापस से वृक्ष लगाना, मतलब कि वहां वापस से प्लांटेशन करना, यही है एक परमानेंट सॉल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? पुनर्वनरोपण। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन मतलब हमको फिर से वहां पे वृक्ष पौधे लगाना ताकि फिर से जंगल हरा भरा हो जाए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगेन प्लांटिंग ट्रीज। और आप सभी को क्या करना मैंने बताया, आपका जिस दिन जन्मदिन हो, जब भी आपका जन्मदिन रहता है तो 2 प्लांट जरूर लगाएं। ठीक है, इस तरीके से आप नेचर की हेल्प करेंगे, अपने पर्यावरण की मदद करेंगे, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में मदद करेंगे। तो आप सभी प्रॉमिस कीजिए कि सर जी जब भी हमारा बर्थडे आएगा तो हम 2 प्लांट जरूर लगाएंगे। जल्दी से सभी लिखिए। ओके, और देखिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज रुकना है बेटा, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही जाएंगे, बस इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। याद रखिए एक चीज और, कि जैसे क्या हुआ, वनों की कटाई की गई, डिफॉरेस्टेशन किया गया, तो अगर उस क्षेत्र को डिफॉरेस्ट करके मतलब पेड़ों को काट के ऐसे छोड़ दिया गया तो कुछ समय के बाद वहां पेड़ पौधे उग जाते हैं। लेकिन अगर वहां से पेड़ पौधों को काट लिया गया, वहां इंडस्ट्री बसा दी गई, घर बना लिए गए, ठीक है, वहां खेती की जाने लगी, तो फिर से वहां से पेड़ पौधे नहीं उगते। लेकिन अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है तो कई बार पेड़ पौधे उग जाते हैं। हमको पेड़ पौधे उसी प्रजाति के, जैसे जहां पे है, जिस एरिया में जो पेड़ पौधे थे, तो उसी तरीके के पेड़ पौधे वहां लगाने हैं। इसकी यही है परमानेंट सॉल्यूशन, किसका? डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सॉल्यूशन है रिफॉरेस्टेशन, पुनर्वन रोपण। ठीक है ना? चलिए याद रखिएगा। बाकी ये आपके बुक में पीछे साइड में दिया हुआ था याद रखने योग्य बातें, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि एक भी टॉपिक, एक भी कंटेंट ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए और आपका एक भी नंबर कट जाए, इसलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, ठीक है, या कुछ पीछे में आपको दिया रहता ना याद रखने योग्य बातें, तो उसमें का डेटा है ये। देखिए, विश्व में जंगली बाघों की आधी से ज्यादा संख्या कहां पाई जाती है? भारत में। समझ में आ रहा है? विश्व में जंगली बाघ मतलब वाइल्ड जो टाइगर्स हैं उनकी आधी से ज्यादा संख्या कहां है? भारत में है। इसी प्रकार 65% जो एशियन हाथी हैं, एशियाटिक जो एलिफेंट है, वो भारत में। ठीक है, 85% एक सिंग वाले गेंडे, वन हॉर्न जो राइनोसोरस है, इंडिया में। और 100% एशियन शेर, आपको बताया ना मैं, एशियाटिक लॉयन 100% केवल और केवल भारत के गिर नेशनल पार्क यानी गुजरात में पाए जाते हैं। याद रखिएगा। बुक मीन्स एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही है, जो सिलेबस है सारा वहीं से आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, इसीलिए सारी चीजों को मैं पढ़ाता चल रहा हूं, है ना। विश्व में 12 बड़े जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्रों में भारत का 6ठा स्थान है। तो विश्व के जो स्थल है 34, अब तो 36 हो गए, लेकिन आपके बुक में जो डेटा है उसी को सत्य मानना है हमको, है ना। विश्व के जो 34 बायोडायवर्सिटी जो सप्त स्थल है उसमें से 2 भारत में स्थित हैं। कौन कौन से? एक पूर्वी हिमालय में और एक पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और हिमालय में क्या होता है? अलग अलग देखिए वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है, जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और
आप सभी को पता है वन्य प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने का ही है, ये तो पता ही है। बाकी विश्व में, भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीसीज की संख्या 172 है। तो भारत में जो विश्व की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी संख्या भारत में 172 है। जो विश्व की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका 2.9% है। ठीक है, उन्हीं की बात की गई है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधों की अलग अलग प्रजातियां हमको देखने को, मतलब अलग अलग संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की बात हो रही है कि पशु और पौधों की स्पीसीज शामिल करते हुए लगभग 163 इंडेंजर्ड स्पीसीज है। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, ठीक है, बंगाल की लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, ठीक है, भारतीय गेंडा, गौर, इसका जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि आदि पाए जाते हैं। उसी चीज को ये इंग्लिश में वहीं पे है, वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बेटा। ठीक है, तो इसको बस ये डेटा है, याद कर लीजिएगा, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, वही चीज है कि इंडिया हैज द मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स, इंडिया में ही है। ठीक है, आधे से ज्यादा जितने भी टाइगर है उसके, जंगली बाघ है। 65% ऑफ एशियन एलिफेंट, 85% ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस एंड 100% ऑफ एशियाटिक लायन इंडिया में है। इंडिया इज 6 ऑन द लिस्ट ऑफ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, 6 नंबर में है ये। ठीक है, इंडिया। और जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें 2 इंडिया में, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। इसका देखिए, इंडिया कंटेन 172 स्पीसीज ऑफ एनिमल कंसिडर ग्लोबली थ्रेटेंड, यानी कि जो इंडेंजर्ड कंडीशन में स्पीसीज उन, या फिर 2.9% ऑफ वर्ल्ड टोटल नंबर इन स्पीसीज कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय में कुछ 163 क्या ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है, जो संकटापन्न है। यदि यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए, पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधों की स्पीसीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटापन्न स्पीसीज क्या है जो विलुप्त हो रही धीरे धीरे, उनकी क्या कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, पूर्वी हिमालय में। और भारत में देखिए क्या क्या अलग से ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में बताया गया। तो भारत में एशिया की कुछ जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जैसे बंगाल फॉक्स हो गया, मार्बर कैट हो गया, इसके बाद देखिए एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड एस, इसके बाद इंडियन राइनोसोरस, गौर, एशियाटिक वाटर बफेलो, ये सभी अब जाती है। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। रेडी हो जाइए, डेटा अलग से आपको देना था, बस इसीलिए मैंने बता दिया। उसी प्रकार एक आपका डेटा था कि कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट हाथी, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथी के, उसके लिए कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी, हिंदी वाले बच्चे लिखे। बस आपको जानकारी थी, अब कुछ भी नहीं बचा जो आपके सिलेबस में जो अलग से आएगा, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। अब बारी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। कल बहुत कुछ पढ़ लिया, आज बहुत कुछ पढ़ लिया, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। रेडी हो जाइए बिल्कुल जल्दी से, चलिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाकी चीजें छोड़िए, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखते हैं इसमें कितना है दम, है ना, कितनी चीजें आप समझे, कितनी चीजें पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन यानी कि जो जंगलों की कटाई हो रही है उसका प्राकृतिक कारण नहीं है। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट फायर ये तो नेचुरल है, नेचुरल कारण है। ड्रॉट यानी सूखा ये भी है, साइक्लोन आगे चक्रवात ये भी प्राकृतिक कारण है। लेकिन कटिंग ट्री फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए पेड़ों की कटाई करना, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। हमसे पूछा नेचुरल नहीं है, नेचुरल ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बोलिए क्लियर है, कटिंग ट्री फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है दीपोन, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज वन मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन का एक प्रमुख प्रभाव क्या होगा, बताइए उसका प्रभाव क्या होगा। इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल, बताइए अगर वनोन्मूलन हो रहा है यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो प्रभाव ये नहीं है, गलत आंसर है। इट हेल्प रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ये तो बढ़ाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस नहीं करेगा, ये भी गलत है। इट इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल, और ये बिल्कुल सही है कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि गैसें हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, नहीं बिल्कुल बैलेंस कैसे, में जो नेचर कैसे बैलेंस होगा, नहीं होगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी।
हाँ राघवेंद्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेराइटी कॉल्ड? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व होता है, इस विविधता को क्या कहा जाता है बताइए? बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता। पेड़ पौधे जीव जंतु की अलग अलग देखने को मिलते हैं, सूक्ष्म जीव, है ना, उसे विविधता कहते हैं, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और ये जितने भी जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो जैविक है, यानी बायोटिक का बायोटिक एक दूसरे से मिलकर क्रिया करें, तो सबको सामूहिक रूप से कहा जाता है इकोसिस्टम। ये सब इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। जो हो गया इसमें मिट्टी, ठीक है, जल, वायु, सूर्य की रोशनी, प्रकाश, सब कुछ जो, ठीक है, मतलब निर्जीव और असजीव की बात हो रही है आप। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन, डैश 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 इज द डेट द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑफ विच सपोर्ट लाइफ। बताइए पृथ्वी का कौन सा भाग है जहां जीवन का अस्तित्व होता है और जीवन का समर्थन करता है, मतलब लाइफ को सपोर्ट करता है, हर कंडीशन होती है, वहां जल होता है, वहां पे भूमि होती है, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर भी होती है। कौन सा है? ये होता है बायोस्फीयर, जैव मंडल, जहां पे जीवन जीने का अस्तित्व होता है। बोलिए क्लियर है? तो फिर क्लियर है तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। बताइए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, बस इतना बता दीजिए मुझे एक बार, सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन? हो जा रहा है ना आराधना? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग और वुड गैदरिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड हैज अ क्लियरली डिमार्क्ड बाउंड्रीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र है जहां पर मानव गतिविधियां जैसे चराई, लकड़ी इकट्ठा करना पूरी तरीके से निषिद्ध है, जहां सीमाएं पूरे स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है? बताइए, मैंने बोला एक्टिविटी, मानव की एक्टिविटी, चराई, ठीक है, लकड़ी इकट्ठा, सब बैन है, एक सीमा निर्धारित है उसकी कि यहां आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो कौन सा है वो है नेशनल पार्क। ठीक है, मानव की गतिविधि पूरी तरीके से है। ठीक है, हाँ, जहां पे ऐसा लिखा मिल जाएगी जहां पर मानव गतिविधियां जैसे सब कुछ पूरी तरीके से क्या है, प्रोहाइबिटेड, मतलब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो वो क्या है, नेशनल पार्क आएगा। कल क्लास नहीं होगी, तब सीधा मंडे को क्लास होगी। कल तो आपको टेस्ट दिया जाएगा, मतलब प्रैक्टिस सीट दी जाएगी थर्ड चैप्टर की, जो हमारा थर्ड चैप्टर था ना, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस सीट कल मिल जाएगी, सैटरडे को शाम को, और संडे को शाम को मिल जाएगी उसका टेस्ट कोल एंड पेट्रोलियम का। बेटा स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पेसिफिक संरक्षित क्षेत्र है? अब तो देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग जोन मैंने बताया ना कि यहाँ पे इंसानों को अलाउ है, वहां पे अलाउ नहीं है, उसमें अलग अलग जोन बताया, बफर जोन, कोर जोन बताए थे ना, ट्रांजिशन जोन। तो लेकिन इसमें क्या ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे अलाउ नहीं है गतिविधियां ये सब? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। महरीन मैंने बता दिया, क्लियर है? चलिए याद रखिए, जब भी मैं बोलूं नेशनल पार्क के बारे में तो वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से अलाउड, मतलब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। चलिए व्हाट इज फ्लोरा? तो फ्लोरा क्या है? वनस्पति जात, जिसे हिंदी में कहते हैं फ्लोरा, मतलब फ्लावर, पेड़ पौधों की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और अगर फौना की बात करें तो जीव जंतु की बात होगी, मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली, क्या, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतु को फौना कहते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम कहते हैं फ्लोरा। सेवंथ, अब इसका आंसर बताइए आप सभी, तब तक मैं पानी वगैरह पी लूं, रेस्ट ले लूं, जल्दी से बताइए आंसर। बताइए क्या आएगा आंसर? सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या पूछा? पूजा एक पर्यटक है, टूरिस्ट है। स्पेसिफिक दैट इज फाउंड इन द एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स सी हैड सीन। मतलब उसने किस प्रकार की प्रजाति देखी? तो बताया ना मैंने, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जा रही है और कहीं भी और नेचुरली रूप से नहीं पाई जाएगी, तो क्या है, उसे कहा जाता है इंडेमिक स्पेसीज, मतलब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अब मैं पूछूंगा कितने क्वेश्चन सही हुए।
है ना। रूपाली एक ऐसे होगा बेटा। इंडेंजर्ड मतलब क्या हो गया? इंडेंजर्ड मतलब क्या बेटा? इंडेंजर्ड का मतलब है जो एक निर्धारित दर से डिक्लाइन हो रही है, जिनकी जो धीरे विलुप्ति की कगार पे है। अब बी होगा आंसर। चलिए 8, एनिमल्स उस नंबर आर डिमिनिशिंग टू द लेवल दैट दे आर माइट फेस एक्सटेंशन इन। देखिए वे जानवर जिनकी संख्या इतनी कम होती जा रही कि वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकते हैं। देखिए वही जो बताया आपको, संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, या इसको संकटापन भी कहा जाता है प्रजाति। ठीक है, संकटापन, संकटापन प्रजाति, इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त। तो एक निश्चित स्तर पे वो कम होती जा रही धीरे धीरे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो समाप्त भी हो सकती है, विलुप्त भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, रेड डेटा बुक क्या है बेटा? व्हाट डज द रेड डेटा बुक कंटेन? मतलब रेड डेटा बुक में क्या शामिल होता है? तो रेड डेटा बुक में क्या बताया था मैंने आपको? इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड, जानकारी किसकी होती है? जो संकटापन यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी। ऑप्शन नंबर डी। और आपसे क्या पूछा गया? नेम ऑफ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया? नहीं। डिटेल ऑफ माइग्रेट, क्या माइग्रेटरी बर्ड? नहीं। लिस्ट ऑफ नक्सलिस्ट? नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बताइए जो आपने पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी से मुझे ये बताइए, सबसे जरूरी ये है। हाँ, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। जो आपने पढ़ा उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फुल मजा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द रीजन दैट माइग्रेटरी बर्ड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? बताइए जो प्रवासी पक्षी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों आ जाती है? आपको बताया था ना क्यों आ जाती हैं, जरा बताइए। क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन से, ठीक है, चरम जलवायु से बचने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए वो आ जाती हैं। ठीक है ना, मतलब वहां की जो जलवायु, क्लाइमेट उनके लिए उस समय सुटेबल नहीं है, इसलिए वो आ जाती है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। जलवायु का जिक्र जरूर होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए और अपने रिप्रोडक्शन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, फिर वो एक जगह से दूसरे स्थान पर। क्या बोल रहे हैं बेटा जी बताइए। सर डी, ये 7 में मिला था। क्या हो गया महरीन? 7 में मिला था मतलब ये आंसर 7 में मिला था मतलब क्या कहना चाह रही हैं महरीन? आपको समझ नहीं आया मुझे आप क्या कहना चाह रही हैं। चलिए 11th क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन आपके लिए नया है और आपकी बुक में भी है। भारत का प्रथम आरक्षित वन, अब बिल्कुल अलग हो गया। जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ, ऑप्शन 4 तो ठीक है, ये तो हो गया आंसर। मैंने पूछा भारत का प्रथम आरक्षित वन। जल्दी से बता दीजिए। तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा था? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क भारत का प्रथम क्या, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था। रिजर्व फॉरेस्ट अलग है ना, यहाँ नेशनल पार्क वगैरह मत लाइएगा कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, वो तो जिम कार्बेट था। पूछा गया फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा था, तो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट सतपुड़ा नेशनल पार्क था। ठीक है ना, याद रखिएगा इसे। कौन सा था? सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब कि उस फॉरेस्ट जंगल को रिजर्व कर दिया गया, सरकार के द्वारा पहल की गई कि यहाँ इंसानों की गतिविधियां रुकेंगी, उस जंगल को रिजर्व करके वहां के जो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की रक्षा की जाएगी। ठीक है, वनों को बचाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या गलत हो गया महरीन? महरीन का क्या क्वेश्चन गलत हो गया बेटा? बोल रही क्या बोलना चाह रही जरा बताइए। महरीन क्लियर है ना सब कुछ? जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सब कुछ क्लियर है? एक बार बता दीजिए महरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। इन विच स्टेट इज लोकचाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अच्छा, गलती से ऑप्शन बी चूज कर लिया था, कोई बात नहीं। ठीक है,
हाँ, मैं समझाते जा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास की जो टाइमिंग थी उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 15-20 मिनट। आप सभी रेडी रहे तो मैं तो 2 घंटे पढ़ा दूं, लेकिन आप सभी सर जी जल्दी जल्दी कराइए, है ना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर जी जल्दी करा दीजिए। चलिए आप पूछिए, ये भी आपके बुक से क्वेश्चन है, ये इस जो सेंचुरी का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र किया गया, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो ये लोकचाऊ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये स्थित है मणिपुर राज्य में, याद रखिएगा कहाँ है? मणिपुर राज्य में। नहीं, ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट में मिल जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए और क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए और देखिए, एक मार्क लगाते चलिए कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? वनोन्मूलन क्या है बेटा? बताइए क्या है वनोन्मूलन? डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगलों में पेड़ों की कटाई विभिन्न उद्देश्यों के लिए। विभिन्न उद्देश्य क्या है? कटिंग डाउन द ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। कहीं खेतों के खेती के लिए, ठीक है, कभी वहां घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए पेड़ों की कटाई। चलिए 14 नंबर, व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? अब देखिए पुनर्वनीकरण क्या है? अभी हमने देखा डिफॉरेस्टेशन, अब है रिफॉरेस्टेशन। तो अब क्या करेंगे हम? फिर से जो कटे हुए क्षेत्रों में, ठीक है, हम कहां पे, जहां पे कटे हुए क्षेत्र है, जहां पे जंगल नहीं है, वहां पे वापस से पेड़ लगाएंगे। ग्रोइंग ट्री अगेन इन डिफॉरेस्टेड एरिया, जहां पे डिफॉरेस्टेड वहां पे रिफॉरेस्ट करेंगे, प्लांटिंग ट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज? बताइए विलुप्त प्रजाति क्या होती है बेटा? विलुप्त प्रजाति हम किसे कहते हैं? विलुप्त प्रजाति हम किसे कहते हैं, जरा एक बार बता दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्या है? स्पेसीज नो लॉन्गर फाउंड अलाउ अलाइव एनीवेयर ऑन अर्थ, जो आप पृथ्वी पर कहीं जीवित नहीं दिखाई देते। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया भी था, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। जो आप पृथ्वी पे जीवित नहीं मिलेंगे, उनके अवशेष वगैरह मिल जाए अलग बात है, लेकिन जीवित नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइग्रेटरी बर्ड? निम्नलिखित में से कौन एक प्रवासी पक्षी है? प्रवासी पक्षी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से, जहां उनका जीवन यापन नहीं हो रहा, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत दूर आ जाती है, ठीक है, अपने आवास की तलाश में, ठीक है, ताकि उनको एक अच्छी जलवायु मिले जिसपे वो रह सके, जिंदा रह सके, अपना रिप्रोडक्शन करके अपने परिवार को बढ़ा सके, अपनी प्रजाति को बढ़ा सके, ठीक है। तो कौन है बताइए यहाँ पे, कौन है जो एक माइग्रेटरी बर्ड है, प्रवासी पक्षी? तो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन बताया था, तो 16 का आंसर हो गया सी। चलिए 17 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द नेशनल पार्क? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है? जल्दी से बताइए, नेशनल पार्क की विशेषता क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नहीं। शिकार की अनुमति है? नहीं। केवल पर्यटकों के लिए, केवल टूरिस्ट जा सकते हैं? नहीं, ठीक है, इट इज ओनली फॉर टूरिस्ट? नहीं। तो क्या है इसमें, इसकी विशेषता क्या है इसमें से? नो ह्यूमन एक्टिविटीज इन अलाउड इनसाइड, अंदर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चले। वेयर वॉज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारतीय सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, जरा बताइए, जल्दी से बता दीजिए। अब इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से बताइए। क्या आंसर आ रहा है? किसी का आंसर आया? 1972 नहीं बेटा, 1972 नहीं, याद कीजिए। 1972 तो क्या था? वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है। 1973 में क्या था? अपना प्रोजेक्ट टाइगर था। लेकिन ये क्या आएगा अगर आपसे बात होगी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, ठीक है, तो 1980 आएगा। 1980, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बेटा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो नोट कर लीजिएगा, नया डेटा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वन उत्पाद चुनिए। वन उत्पाद क्या है बेटा? वन उत्पाद बताइए। वन से हमको मतलब फॉरेस्ट से कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलता है? पेट्रोल मिलता है? नहीं। प्लास्टिक? नहीं। कांच? नहीं।
तो फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है? रबड़। फॉरेस्ट रबड़ का पेड़ होता है ना, रबड़, याद रहेगा, रबड़ हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? पता है ना, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो हवा पानी के द्वारा बहा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा चली जाती है, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है, अपर सरफेस है, वो एयर या फिर वाटर कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। ठीक है ना? चलिए हो गया। चलिए कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरा बता दीजिए। अच्छा 20, कोई 19। ठीक है, आप चलिए, आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके रिस्पेक्ट में IUCN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद करके आइएगा। इसका फुल फॉर्म सर्च कीजिएगा और याद करके आइएगा। IUCN, ठीक है, ये रिपोर्ट जनरेट करती है जो लिस्ट बताती है कि ये जो एनिमल्स हैं ये संकटापन, इंडेंजर्ड में है, विशेष क्षेत्रीय है, ठीक है, ये वनरेबल स्पीसीज है, उनकी लिस्ट बताती है। तो इस संस्था जो है, ठीक है, ठीक है, जो यूनियन है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में जब होमवर्क के रूप में आपसे मैं पूछूं तो इसको बताइएगा, समझिए आपके लिए होमवर्क है। अब ये चैप्टर हमने कर लिया कंप्लीट, सारे क्वेश्चन कर लिए, क्या बचा? कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, है ना? मतलब चैप्टर का हो गया स्वाहा, टाटा बाय बाय, फिनिश। ठीक है, ये हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने प्रैक्टिस की, अच्छे से पढ़ लिया, सारा जो कॉन्सेप्ट था उसको सीख लिया। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सीट की जब बारी आएगी, चैप्टर टेस्ट की जब बारी आएगी, तब आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, तो कल देखिए, कल आपको केवल शाम को प्रैक्टिस सीट मिलेगी और फिर संडे शाम को आपका टेस्ट होगा। तो जो समय मिल रहा है उसमें जो चैप्टर है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। जिस चैप्टर का टेस्ट प्रैक्टिस सीट है खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बाकी आंसर की तो आपको दी जाती है, लेकिन प्रयास कीजिए खुद से सॉल्व करने का, है ना? उससे बाहर आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस अच्छे से मेहनत करते चलिए, अच्छे से समझते चलिए, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आपकी क्लास होगी मंडे को, कल आपकी प्रैक्टिस सीट मिलेगी, तो प्रैक्टिस सीट सॉल्व कीजिएगा और चैप्टर टेस्ट सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर टेस्ट कब मिलेगा आपको? संडे को। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो जो पुराना जितने भी जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसको देखते चलिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, बराबर में आ जाइए। ठीक है, चलिए फिर अब क्लास रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मेहनत कीजिएगा और रिवाइज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके।